आज का जो कार्यक्रम चल रहा था पोस्टर मेकिंग का, वो समाप्त हो चुका है। अब जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज का हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो है पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का, उसका वेबिनार का। तो आज के मिशन शक्ति कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जगदीश यादव सर से मैं अनुरोध करता हूं कि आज के जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर आलोक पांडे सर, उनका स्वागत करें और कार्यक्रम की शुभारंभ करें। डॉक्टर जगदीश यादव सर। धन्यवाद डॉक्टर जसवंत जी। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तृतीय चरण में मैं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर यूसी यादव जी, आज के हमारे मुख्य वक्ता बीएड संकाय के आदरणीय डॉक्टर आलोक पांडे जी, मेरे मिशन शक्ति के सभी सहभागी मित्रगण, सभी छात्राएं, छात्र और जो भी इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से हमारे मध्य जुड़े हुए हैं, सभी साथियों का, सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता क्योंकि अब समाप्त हो चुकी है और इस वेबिनार पे जो कि आज का विषय है महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का योगदान, उस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे आज के प्रखर वक्ता आदरणीय डॉक्टर आलोक पांडे जी हमारे मध्य हैं। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे इस इन्विटेशन को बहुत शॉर्ट नोटिस पर स्वीकार किया और हमारे मध्य आज उपस्थित हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आलोक पांडे सर को इन्वाइट करता हूँ कि प्लीज़ आएँ और हमारी छात्राओं को अपने उद्बोधन से उद्बोधन दें। आदरणीय आलोक पांडे जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं एके कॉलेज के आचार्य आदरणीय यूसी यादव सर, मिशन शक्ति के समिति के संयोजक एनर्जेटिक डॉक्टर जगदीश यादव सर और जसवंत सर, सुनील कुमार गुप्ता सर, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मुझे ये अवसर दिया कि मैं महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के बीच उन संबंधों को उजागर कर पाऊं, शिक्षा के योगदान को बता सकूं जो महिला सशक्तिकरण में कारगर हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि किसी भी राष्ट्र का विकास वहां के नागरिकों के क्रियाकलापों पर निर्भर करता है, उनकी सोच पर निर्भर करता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आबादी का 50% महिलाएं, जिनको हम सामाजिक रूप से उनको दबाते चले आए हैं, उनके अधिकारों का दमन करते आए हैं, जिसके कारण वो अपनी अभिव्यक्ति खुले मन से नहीं दे पाती हैं और जिससे किसी न किसी रूप में राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है। महिला सशक्तिकरण है क्या? इसकी चर्चा क्यों चल रही है? क्या आवश्यकता आन पड़ी है? क्या महिलाएं सशक्त नहीं हैं? क्या महिला शक्तिशाली नहीं है? क्या महिलाओं में क्षमताएं नहीं है तो उनको सशक्त करने की आवश्यकता पड़ रही है? तो महिला सशक्तिकरण से आशय ये है कि महिलाओं को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो आत्मनिर्भर बन सके, स्वतंत्र बन सके, इसकी छूट होनी चाहिए।
जहां तक शिक्षा की बात है तो शिक्षा को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण एक परिभाषा है शिक्षा की वो है कि व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है, पूर्णतम अभिव्यक्ति है, जो उसके अंतर्निहित शक्ति है, उसकी पूर्णतम अभिव्यक्ति को ही शिक्षा कहा गया। पूर्णतम अभिव्यक्ति का मतलब है उसके जो परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिविजुअल, जो उसके अंदर अंतर्निहित शक्तियां हैं, उसका वो भरपूर या पूरा विकास कर सके, वही उसी को शिक्षा माना गया है। तो यदि शिक्षा के माध्यम से हम उनको, महिलाओं को विशेष करके ये अवसर दें कि वो पूर्ण रूप से शिक्षित हो सके, तो वो अपने फायदे और नुकसान को भली भांति समझ सकती हैं और उसी के अनुकूल अपना आचरण, अपना व्यवहार कर सकती हैं। हमारे संविधान में भी समानता की बात की गई है। आर्टिकल 14 और 15 ये दोनों समानता से संबंधित हैं, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे प्रजाति हो, इसके आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। और इसमें लिंग भी महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज में हर जगह यह प्राय देखा जाता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। और इसी दृष्टिकोण से ये बात समझनी होगी कि जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसको रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा, तभी हम व्यक्ति का, समाज का और राष्ट्र का सही विकास कर पाएंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी हमारे संविधान के मूल अधिकारों में सम्मिलित है। महिलाओं को हमेशा परिवार में, समाज में एक बंधन के रूप में रहने के लिए विवश किया जाता है, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो बहू के रूप में हो, या चाहे वो माता के रूप में हो, कोई न कोई अंकुश उसके ऊपर थोपी जाती है बाह्य रूप से, जो उचित, सर्वथा उचित नहीं है। हर समय ये उचित नहीं होता। इससे वो मुक्त होकर के अपना जीवन, अपने बारे में स्वयं निर्णय नहीं ले पाती हैं। शिक्षा व्यक्ति को तार्किक ढंग से सोचने और उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। जो वीमेन एम्पावरमेंट की बात हम लोग आज चर्चा में है और हम लोग कर रहे हैं, इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, ये शब्द या इसकी अवधारणा सबसे पहले 1975 में नैरोबी के इंटरनेशनल वीमेन कॉन्फ्रेंस में उभर के आया था और यहीं से सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण की हम चर्चा लेकर के अभी तक आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करती, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात नहीं होती थी। हम प्राचीन काल से देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास को समझने के लिए उसे 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन काल, एक मध्यकाल और 3रा आधुनिक काल। तो प्राचीन काल की अगर बात करें
तो उस समय महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। और इस दृष्टिकोण से कि जो वैदिक काल में अगर देखें तो वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण ऋचाओं का प्रणयन, उसका संकलन महिलाओं ने किया है। अपाला, घोषा, विश्ववारा जैसी महिलाएं इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। धीरे धीरे समय के साथ महिलाओं पे अपात्रताएं थोपी जाने लगी और मध्यकाल में आकर के पर्दा और सती प्रथा का विस्तार होने से महिलाओं के जीवन पे ही संकट आन पड़ा। तो मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में और ज्यादा गिरती चली गई। आधुनिक काल में जब अंग्रेज यहाँ शासन, अंग्रेजों का शासन था, उस समय भी इसमें कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ। इसमें महिलाओं के उत्थान में शिक्षा एक महत्वपूर्ण यंत्र साबित हो सकता है। जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, इसकी शुरुआत मैकाले के मिनट से माना जाता है और मैकाले ने ही जो पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को यहाँ लागू किया, उसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवाद का पोषण करना था। भारत एक उपनिवेश था और यहाँ उसका किस तरह से शोषण किया जाए और उस शोषण में किस प्रकार उनकी शिक्षा व्यवस्था कारगर हो सके, उसी के रूप में यहाँ अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया। उसमें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन शिक्षा की अवहेलना की गई। तो जब जन शिक्षा ही नहीं था तो महिलाओं की शिक्षा की बात क्या किया जाए। 1854 में जब वुड डिस्पैच ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें जरूर मैकाले की जो सिद्धांत थे उसका खंडन करते हुए जन शिक्षा देने की बात सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करती, सैद्धांतिक रूप से। और उसमें महिला शिक्षा की भी बात पहली बार, बालिका शिक्षा की बात पहली बार की गई। आगे चलकर के 1882 के हंटर कमीशन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं और कुछ विद्यालय बालिका शिक्षा के लिए ग्रांट इन एड पर खोले जाएं। और इसकी शुरुआत उसी के बाद चालू हुई। महिलाओं के लिए एक अलग से विद्यालय स्थापित किए गए। धीरे धीरे समय के साथ इसमें परिवर्तन होता गया और महिलाओं के लिए विद्यालयों की संख्या सीमित ही सही, लेकिन उसकी संख्या बढ़ती गई और उसमें पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या भी उसमें निरंतर वृद्धि होती गई। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है, इस बात को हम सभी स्वीकार करते हैं। तभी गोखले जी ने प्राइमरी स्तर पे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1910 में एक बिल को प्रस्तुत किया। हालांकि वह बिल गिर गया, सरकार का समर्थन उसे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो उनका प्रयास निश्चित रूप से इसके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए किसी न किसी रूप में एक प्रेरणा का काम करता रहा। 1929 में हाईटोक कमेटी की रिपोर्ट में प्राथमिक स्तर पे जो
शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या थी, उसको पहली बार इंगित किया गया। वेस्टेज और स्टैग्नेशन की। वेस्टेज क्या था? तो मुख्य रूप से छात्राओं द्वारा बीच में ही नामांकन हो गया, 1-2 साल बाद किसी न किसी कारणवश उनकी पढ़ाई को छूट जाना, जिससे कि राष्ट्र का, राज्य का और उस व्यक्ति का जो ऊर्जा, धन और समय लगा, सब व्यर्थ चला जाता है, अपव्यय हो जाता है, वो खराब चला जाता है। इस समस्या को इंगित किया और ये समस्या तब खोजा गया, लेकिन ये समस्या आज भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बच्चों का कर लिया जाता है और उसमें छात्राएं भी सम्मिलित रहती हैं, लेकिन ये ड्रॉप आउट की समस्या आज भी विद्यमान है और उनकी पूरी पढ़ाई, उस स्कूली पढ़ाई पूर्ण किए बिना ही वे बीच में विद्यालय किसी न किसी कारण से छोड़ जाती है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे उनका समुचित विकास, उन छात्राओं का समुचित विकास नहीं होता, चिंतन शैली का विकास नहीं हो पाता। वो अच्छे और बुरे में भेद करने में वो कहीं न कहीं पीछे रह जाती हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि ये अपव्यय और अवरोधन की समस्या को हमें आज के समय में भी इस पर समुचित ध्यान देने की जरूरत है और अधिक से अधिक, या कहें तो 100% छात्राओं को स्कूली शिक्षा निश्चित रूप से पूर्ण कराया जाए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि 2030 तक प्राइमरी स्तर पर सभी छात्रों का मतलब सभी छात्रों का मतलब 100% ये इसका नामांकन पूरा कराया जाए और इसमें अगर ये हम अचीव कर लिए कि 100% नामांकन हो जाए और सभी को कम से कम प्राथमिक शिक्षा या 8वीं तक की शिक्षा मिले, तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर भविष्य, बेहतर भारत का निर्माण करने में सक्षम हो जाए। लेकिन ये केवल मात्र कहने से नहीं होगा, इसके लिए प्रयास करना होगा। अब जीडीपी का 6% उसमें शिक्षा के क्षेत्र में लगाने की बात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है, लेकिन अगर हालिया बजट देखा जाए तो उसमें 3 से 4% ही शिक्षा के लिए योगदान उसका शिक्षा में मिलता दिखता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम कागजों पे तो नीतियां बना लेते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन सही रूप से नहीं कर पाते। आजादी के बाद महिलाओं की शिक्षा, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा के लिए विभिन्न आयोग और नीतियां बनी। उसमें मुदालियर आयोग 1952-53 में बना और उसने मुदालियर आयोग ने भी महिला शिक्षा के लिए खास करके उनको सेकेंडरी लेवल वोकेशनल एजुकेशन देने का, जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको देने के लिए अपनी सिफारिशें दी थी। कोठारी आयोग ने 1964-66 में ये अपनी सिफारिश में स्पष्ट रूप से कहा था कि बिना महिलाओं के सहयोग से हम राष्ट्र का विकास समुचित ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो कोठारी आयोग की शिक्षा का रिपोर्ट जो था, वो रिपोर्ट एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, उसका शीर्षक ही था कि शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। तो शिक्षा राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार मदद करती है,
और उसमें किसकी किसकी भागीदारिता रहती है, जिसके कारण वो राष्ट्र का विकास सभी क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, सभी क्षेत्रों में उसका समुचित विकास हो सके, यह सिफारिश उन्होंने दी थी। और इसी के तहत जो 1986 का राष्ट्रीय नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें भी जो महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान किया गया था, उनको छात्रवृत्ति देने की बात की गई थी। और उसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय, जिसको कि हम नवोदय विद्यालय कह सकते हैं, जो प्रतिभाशाली और मेधावी छात्र छात्राएं जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, उनको यदि अवसर नहीं मिल पाता, उस अवसर को देने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। अभी हाल के दिनों में ही एक और महिलाओं की, बालिकाओं की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हर जिले में स्थापित किया गया। और ये आवासीय विद्यालय, उसमें सारी मूलभूत सुविधाएं जो शिक्षा की प्रगति, खास करके छात्राओं के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की जा सकती है, की जा रही है। ये अच्छा प्रयास है, सार्थक प्रयास है। और राष्ट्रीय शिक्षा के विकास में हम देखते हैं कि जो 2002 में प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, संविधान संशोधन करके एक मौलिक अधिकार के रूप में उसे बनाया गया। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हम जैसा जानते हैं संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 से उसे हटा करके और अनुच्छेद 21A में इसको स्थान दिया गया। अर्थात अब शिक्षा प्राप्त करना 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार हो गया। और उस अधिकार को पाने के लिए व्यक्ति कोर्ट या न्यायालय भी जा सकता है। तो इसमें छात्र छात्राएं सभी को सम्मिलित किया गया, सभी के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया कि स्थिति लागू की गई। अब देखिए विडंबना, 2002 में इसे मौलिक अधिकार बनाया गया, लेकिन राइट टू एजुकेशन का अधिनियम 2009 में पारित हो पाया। 7 साल लगे इस अधिनियम को बनाने और पारित करने में। ये निश्चित रूप से सकते हैं कि यहाँ के राजनीतिक दल, ये जो सरकार चला रही हैं, उनकी कहीं न कहीं इसमें कमी रही है। दो 2009 में एजुकेशन को लागू कर दिया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसे पूरे देश में राइट टू एजुकेशन को, इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क एलिमेंट्री एजुकेशन देने की बात स्पष्ट रूप से की गई है। उसमें कोई बदलाव हम नहीं कर सकते क्योंकि प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। लेकिन जो जेंडर इनइक्वलिटी है, ये समाज द्वारा सौंपी गई भेदभाव है, समाज द्वारा किया गया ये भेदभाव है। पुरुष और महिला में लिंग के आधार पर जो समाज भेदभाव करता है वो है, इसको दूर किया जाना चाहिए। इसको दूर करना नितांत आवश्यक होगा। एक बार विवेकानंद, याद आ रहा है कि विवेकानंद से किसी ने पूछा, आप महिला मुक्ति के लिए क्या विचार रखते हैं, क्या उपदेश दे सकते हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि महिलाओं के बारे में विचार देने वाले
तुम या मैं कौन होता हूं। महिलाएं स्वतंत्र हैं, सक्षम हैं कि वे अपने बारे में स्वयं निर्णय ले सकें। हमारा काम बस इतना है कि उनको उसके योग्य बनाया जाए, उसके लिए उचित अवसर प्रदान किए जाए, जिससे वे इस योग्य बन सके कि अपने बारे में, वो अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में वे सही निर्णय ले सके। और ये आगे उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए शिक्षा ही एकमात्र यंत्र है जिससे महिलाओं की सभी समस्याओं का हल निदान हो सकता है। शिक्षा यदि महिलाओं को दी जाती है और सभी महिलाओं को शिक्षित किया जाता है तो निश्चित रूप से वो अपना, अपने परिवार सबका विकास कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बार कहा था कि यदि हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि हम किसी महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला दो कुलों की देखभाल करती है। अगर वो शिक्षित हो गई तो पूरा, एक तरह से पूरा समाज ही शिक्षित बन पड़ेगा। और निश्चित रूप से जब शिक्षित महिला होगी तो वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी देगी, और जब अच्छे संस्कार मिलेंगे तो जो समाज में आए दिन महिलाओं के प्रति जो हिंसा की घटनाएं, अन्य छेड़खानी की घटनाएं जो दिखाई देती हैं, इस पे निश्चित रूप से इसका भी रोकथाम हो सकेगा। तो कहने का आशय ये है कि शिक्षा पाए, इसके लिए प्रयास हो रहा है। ये जो शक्ति मिशन शक्ति जो चल रहा है हमारे कॉलेज में, अन्य कॉलेजों में चल रहा है, सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाएं अपने आप को पहचाने, उनको जागरूक बनाने के लिए ही ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिससे छात्राओं में उनका आत्मविश्वास बढ़ सके और वो अपने जीवन को जैसा वो चाहती हैं उस दिशा में ले जा सके। इसी संक्षेप में हम इसका कंक्लूजन के रूप में हम ये कर सकते हैं कि शिक्षा जो है ये महिलाओं के लिए नितांत आवश्यक है और उनके सशक्तिकरण में इसकी भूमिका निश्चित रूप से प्रभावी है। आज अगर हम देखें तो बहुत सारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देखें तो बहुत सारी महिलाएं, छात्राएं तो बीच में ही स्कूली कक्षा में स्कूली शिक्षा ही नहीं पूरी कर पाती हैं, तो कॉलेज स्तर तक वो पहुंच ही नहीं पाती हैं। किसी कारण पहुंच नहीं पाई तो वो उनका बीच में ही पढ़ाई छूट जाती है किसी न किसी कारण से। तो ये भी आवश्यक है कि उच्च शिक्षा में जो छात्राओं का अधिक से अधिक नामांकन किया जा सके और उच्च शिक्षा में जो नामांकन का लक्ष्य रखा गया है वो 2035 तक 50% लक्ष्य रखा गया है, अर्थात कम से कम 50% छात्राएं उसमें 2035 तक उच्च शिक्षा में इनरोल्ड हो सके। मैं अपनी बात को इस बात से अपना समाप्त करना चाहूंगा, आगे ले जाना चाहूंगा कि जैसे एक पक्षी है और यदि पक्षी के एक पंख काट दिए जाएं तो वो बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाती है, ऊंचा उड़ के फिर गिर जाएगी। ठीक वही स्थिति हमारे राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र की महिला और पुरुष दो पंख हैं, यदि एक पंख अपंग रहा, काट दिया गया तो राष्ट्र
ऊंचाइयों को नहीं छू पाएगा, ऊपर तक हम नहीं जा पाएंगे। अपना जो विकास है वो पूर्णता के साथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी आगे बढ़ने के समुचित अवसर प्रदान किए जाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी का एक योजना चलाई गई और इसी को बढ़ाने के लिए कि बेटियों को बचाना भी है और आगे पढ़ाना है और उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए वो अवसर प्रदान करना है। अगर आत्मनिर्भर एक बार शिक्षित हो गई तो वो आत्मनिर्भर बनने से कोई रोक नहीं सकता, और आत्मनिर्भर बन गई तो अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में वे सही निर्णय लेकर के राष्ट्र के विकास में अपना योगदान निश्चित रूप से दे सकती हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत ही ज्ञानवर्धक उद्बोधन था सर का। किस प्रकार से हम जो है अपनी आश्रितता को, अपनी जो है निर्भरता को और शिक्षा के द्वारा दूर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज के हमारे कार्यक्रम के जो मिशन शक्ति के संयोजक हैं डॉक्टर जगदीश यादव सर, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के हमारे प्रोग्राम के जो वक्ता थे डॉक्टर आलोक पांडे सर, उनका आभार व्यक्त कर कार्यक्रम को समापन करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जसवंत, और बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर का, जिन्होंने अपने इतने ज्ञानवान संबोधन से, उद्बोधन से हमारी छात्राओं को और हमें ऊर्जावान किया। बहुत बहुत आभारी हैं सर हम आपके पूरे वक्तव्य में आपने एंशिएंट टाइम से लेकर के मिडाइवल टाइम और मॉडर्न टाइम की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उस पर प्रकाश डाला। मैकाले की शिक्षा प्रणाली से लेकर के वर्तमान में जो मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी आई है उस तक के हर पहलू को छुआ, और जो भी आपने कानूनी एक्ट भी जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए जो हमारे कानूनी प्रावधान हैं उन पर आपने प्रकाश डाला। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा पहलू जो कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित है वो अनछुआ आपसे नहीं रहा। इस उद्बोधन के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि समय समय पर आपका मार्गदर्शन हमें पुनः प्राप्त होता रहेगा। इसी तरीके से आपका स्नेह मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू डॉक्टर जसवंत। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा